हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। दोस्तों, आज इस चैप्टर से टॉप सेलेक्टेड सभी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और आप देखते जाइए फ्रेंड्स, आपको ज़रूर एग्जाम में लाभ मिलेगा और पेपर पूरा का पूरा यहीं से फंसेगा दोस्त। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपका क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आने लायक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको तो मैं ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और एग्जामिनर टफ को ही पसंद करता है। आपने देखा भी होगा पेट का हाल। तो फिर आने वाले समय में आप हो जाओ तैयार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नागरिक चार्टर दस्तावेज है। नागरिक चार्टर दस्तावेज क्या है? सेवाओं का मानक है, विकल्प और परामर्श है, शिकायतों का निवारण है, ये सभी है दोस्त, ये सभी है। नागरिक चार्टर एक दस्तावेज है जो सेवाओं के मानक, सूचना, विकल्प, परामर्श, गैर भेदभाव, पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और पैसे के मूल्य के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने का एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यही होता है नागरिक चार्टर दस्तावेज। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य है। ग्राम पंचायत के लिए मॉडल नागरिक चार्टर का लक्ष्य है सुशासन, सेवा वितरण में सुधार। ये दोनों है फ्रेंड्स, सुशासन और सेवा वितरण में सुधार। नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम है। नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम है। नागरिक चार्टर के सफल कार्यान्वयन से सेवा वितरण में सुधार होता है, पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही होती है और नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। यही होता है नागरिक चार्टर का लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायतें नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बताइए फ्रेंड्स। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार किया जाता है। पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती है। तो ये फ्रेंड्स सभी इसके आंसर राइट है। ठीक है फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। चार्टर तैयार करने के लिए पंचायतें नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिकों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों और प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार विमर्श करती हैं तथा चार्टर तैयार करते समय पंचायत को पंचायत सचिव तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपको ये देखने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं मेरे द्वार, ये अभियान कब शुरू किया गया फ्रेंड्स? बताइए, ये अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से। मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं मेरे द्वार, ये अभियान 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया। 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण तथा संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा, उपरोक्त में सभी। पंचायतों से संबंधित सेवा वितरण और संबंधित शिकायत निवारण तंत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये किया जाता है फ्रेंड्स राज्य सरकार द्वारा। ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्त। पंचायतें राज्य का विषय होने के कारण सेवा वितरण और संबंधित शिकायतें निवारण तंत्र संबंधित प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। संबंधित प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवा मेरे द्वार, ये अभियान 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जब अगर उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम की बात की जाए तो ये 1959 में आया था फ्रेंड्स। कब आया था? 1959 में। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1959 में पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया बताइए दोस्त। 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो ये फ्रेंड्स बनाया गया 2004 में। कब बनाया गया? 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है और इसे मई 2004 में बनाया गया था। पंचायती राज मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं। वर्तमान में इसके मंत्री गिरिराज सिंह है। कौन है फ्रेंड्स? गिरिराज सिंह है, आप याद रखना दोस्त, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है बताइए दोस्त। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती है? नहीं देखना, ठीक है फ्रेंड्स। दृष्टिकोण और उद्देश्य स्पष्ट करना, ये तो फ्रेंड्स राइट है, ये तो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये भी ठीक है दोस्त। अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है दोस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्राम पंचायती नागरिक चार्टर के निम्न प्रमुख घटक हैं। पंचायतों का दृष्टिकोण और उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य शामिल होते हैं, जिनमें सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आपको सेवा प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क भुगतान करना होगा, ठीक है। वहीं अनुरोध प्राप्त होने पर, जब अनुरोध प्राप्त होगा तो नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है दोस्त। जब अनुरोध प्राप्त होगा तो वहाँ का जो नामित अधिकारी होगा उसके द्वारा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं। जो मॉडल चार्टर होते हैं वो पंचायतों के लिए क्या होते हैं? तो ये ना फ्रेंड्स मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए मार्गदर्शक मात्र हैं तथा पंचायतें इसे अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार ढाल सकती हैं, ठीक है दोस्त, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल सकती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मसौदा चार्टर को लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना और ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। यही होता है मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए। क्या होता है? ये मार्गदर्शक होता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी करने के लिए कितनी समय सीमा संभावित है बताइए दोस्त। कितनी समय सीमा संभावित है? 21 दिन, 18 दिन, 3 दिन, 7 दिन। तो अगर व्यापार के लिए आपको लाइसेंस जारी कराना है तो उसके लिए 3 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 3 दिन। ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी कराने के लिए संभावित समय सीमा 3 दिन निर्धारित की है। कितनी फ्रेंड्स? 3 दिन निर्धारित है। इसमें जमा किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो वहाँ का सक्षम प्राधिकारी होगा ना, उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से ना कुछ ऐसे क्वेश्चन चलेंगे जैसे कितने दिन होते हैं, जो संख्याओं वाले क्वेश्चन चलेंगे। आपको ना एकदम क्रम से मिलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, और ये ना आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है। आपको तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है बताइए फ्रेंड्स। आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए दोस्त 30 दिन में, 45 दिन में, 15 दिन में, 60 दिन में। तो ये होती है, इसको याद रखना दोस्त, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं। देखो, व्यापार लाइसेंस जारी कराना है तो आपको 3 दिन लगेंगे। वहीं आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा जारी कराना है तो उसके लिए जो है फ्रेंड्स 15 दिन है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, गांव में लघु उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आपको लघु उद्योग लगवाना है उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा कितने समय में दिया जाना होता है बताइए फ्रेंड्स। कितने? 15 दिन। कितने दिन? 15 दिन। आप इसको याद रखना, 15 दिन, ठीक है दोस्त। गाँव में लघु उद्योग लगाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर दिया जाना है। कितने दिन के? 15 दिन के भीतर दिया जाना है। यह प्रमाण पत्र गांव में लगाए गए उद्योग के प्रभाव को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिस प्रकार का उद्योग लगाया जाता है उसी प्रकार से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसी उद्योग को देखते हुए दिया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, अभी पीछे पड़ा था वाणिज्यिक वाला
और आवासीय, ठीक है, आवासीय और वाणिज्य के लिए तो उसके लिए 15 दिन थे, और इसके लिए भी, उद्योग के लिए भी 15 दिन है, ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन करता रहूँगा इसलिए आपको याद हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। किसी सदस्य द्वारा ग्राम सभा बुलाए जाने के अनुरोध पर कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? अगर कोई सदस्य अनुरोध करता है तो कितने समय के अंदर ग्राम सभा बुलाई जाएगी? बताइए दोस्त। 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर? तो ये फ्रेंड्स होता है 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर कोई सदस्य अनुरोध करता है तो ग्राम सभा 30 दिन के अंदर बुलाई जाती है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के लिए कितने दिनों बाद प्राप्त होगा? अगर आपने मनरेगा के लिए मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आपको कितने दिनों बाद मिलेगा? कितने दिन बाद? 15 दिन बाद, ठीक है भाई। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को प्रदान किए जाने का प्रावधान मॉडर्न नागरिक चार्टर में किया गया। देखिए, मनरेगा के तहत काम के लिए आपने अनुरोध किया है तो कितने दिनों के भीतर आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा? जैसे अगर आपको जॉब कार्ड बनवाना है तो 15 दिन, अगर आपको काम पाना है तो कितने दिन? तब भी 15 दिन। कितने दिन? तब भी 15 दिन, ठीक है दोस्त, तब भी 15 दिन। अब बढ़ते हैं आगे। मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थी के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में कराना अनिवार्य होता है? ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में कराना अनिवार्य होता है? ठीक है, जैसे मनरेगा का कार्य कहीं चल रहा है, वहाँ पे अगर सुविधाएं उपलब्ध नहीं, जैसे पानी वगैरह है, कुछ और भी सुविधा हो सकती हैं, अगर नहीं है तो कितने दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? आप ये बताइएगा दोस्त। 3 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में? तो ये किया जाता है 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन में। मनरेगा के सभी कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान 3 दिन के अंदर किया जाता है। कितने अंदर? 3 दिन के अंदर किया जाता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायतों में मनरेगा की कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? जो ग्राम पंचायत होती हैं उनमें मनरेगा ने अपनी कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई है? तो आपको इसका आंसर देना है। गरीबी उन्मूलन, बताइए दोस्त। गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, ये भी ठीक है। रोजगार सृजन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो मनरेगा ने क्या किया? गरीबी उन्मूलन में भी अपनी योगदान दिया है, वहीं ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है, और रोजगार सृजन। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत कितना पैसा मिलता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ग्राम सभा को किसी भी संपत्ति के कर का निर्धारण कितने दिनों में करना होता है? अगर ग्राम सभा किसी भी संपत्ति पे कर लगाती है तो कितने दिन में उसको करना होता है? कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को किसी भी संपत्ति के कर का निर्धारण 15 दिन में करना होता है। 15 दिन में करना होता है, आपको याद रखना। किसी भी संपत्ति में जो कर अगर उसको लेना है तो कर का निर्धारण 15 दिन में करना होता है, जिसमें पंजीकृत बिक्री, बिल्डिंग परमिट, संपत्ति रजिस्टर कर भी शामिल होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज होता है। अगर आपको संपत्ति स्वामित्व का अंतरण या दाखिल खारिज कराना है तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पंजीकृत बिक्री, विभाजन अभिलेख, सभी। तो ये सभी चाहिए होते हैं, ठीक है दोस्त, तभी होता है ये दाखिल खारिज, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। पंचायत कर निर्धारण के खिलाफ अपील याचिका पर कार्रवाई कितने दिनों में शुरू की जाएगी? जैसे पंचायत ने अगर कर निर्धारण किया है तो उसके खिलाफ अगर आपको अपील करनी है तो कितने दिनों में आपकी कार्रवाई हो जाएगी? उस 30 दिन में। कितने दिन में? 30 दिन में। पंचायत द्वारा कर निर्धारण के खिलाफ अपील याचिका पर कार्रवाई 30 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी, ठीक है दोस्त, 30 दिन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत द्वारा मकान नंबर का आवंटन कितने दिनों में किया जाता है? जैसे अगर आपको मकान नंबर चाहिए तो पंचायत कितने दिनों में करेगी? आप बताइए दोस्त। 7 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 14 दिन में? ये करेगी 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में, ठीक है भाई, 7 दिन में, याद रखना, 7 दिन में। अब बढ़ते हैं आगे। नए राशन कार्ड तैयार करने में कितना समय लगता है? अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है तो कितना समय लगेगा? तो आपको लगेगा 15 से 30 दिन। कितना लगेगा? 15 से 30 दिन का समय लगेगा, ठीक है। और आपका कार्ड बनके तैयार हो जाएगा 15 से
30 दिन। ठीक है, याद रखना भाई। आगे, पंचायत स्तर पर राशन कार्ड के नाम जोड़ना या निरस्त कराने का प्राधिकारी कौन होता है? अगर पंचायत कार्ड जो आपका राशन कार्ड है, अगर उसमें नाम जोड़ना है या नाम को निरस्त कराना है तो उसके लिए प्राधिकारी कौन होता है? प्रधान होता है, पंचायत अध्यक्ष होता है, पंचायत सचिव होता है। तो पंचायत सचिव होता है, बताइए फ्रेंड कौन होता है? ये सभी होते हैं। कौन होते हैं? ये सभी होते हैं। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात, पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? जैसे 2 महीने में उसका जो है वो ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। कितने? 2 महीने में। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों के आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण कराना अनिवार्य होता है। 2 माह के अंदर पूर्ण कराना अनिवार्य होता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायकों प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। और ये कार्य किसके अंतर्गत होता है? राज्य सरकार। कौन किसके अंतर्गत होता है? राज्य सरकार। ठीक है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़े। कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर खोलने के लिए कौन सा कोर्स करना अनिवार्य होगा? अगर आपको कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है तो कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? उसको बोलते हैं टैक। क्या बोलते हैं? टैक। याद रखना है, टैक। टैक मीन्स होता है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स। ठीक है दोस्त, टैक याद रखना आप, टैक। इस कोर्स के पूरा होने पर उपयोगकर्ता अपना CSC केंद्र खोलने और CAC नेटवर्क के ग्राम स्तरीय उद्यमी के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र होगा। अगर उसने टैग कर लिया है तो वो CSC सेंटर खोल सकता है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। CSC का कार्य क्या नहीं है? मतलब CSC का कार्य क्या नहीं है? पासपोर्ट बनाना, ये तो होता है, आप पासपोर्ट बनवा सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट बनाना ठीक है। बीमा कराना, ये भी ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये भी सही ठीक है। नौकरी के आवेदन फॉर्म सबमिट करवाना, ये कार्य इसका नहीं होता है। CSC का कार्य नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म सबमिट कराना नहीं होता है। CSC के कार्य जैसे पासपोर्ट बनवाना, ठीक है, बीमा कराना, सरकारी और गैर सरकारी कार्य करना, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, ये ऐसी सुविधाएं आपको CSC सेंटर से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन आएंगे, अब देखते जाइए ज़रा। CSC पंजीकरण के कितने प्रकार होते हैं? CSC जो पंजीकरण होता है वो कितने तरह से होता है? बताइए दोस्त। 3 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 3 तरह से होता है। जिसमें आता है CSC VLE, ठीक है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। CSC VLE वहीं होता है स्वयं सहायता ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप। ग्रामीण विकास विभाग, ये भी होता है ग्रामीण विकास विभाग। तो CSC VLE स्वयं सहायता ग्रुप और ग्रामीण विकास विभाग। अब वहीं देखते हैं VLE के फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए दोस्त। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, आपको बताया मैंने अभी, तो याद हो गया होगा। एक देखिएगा, आप याद करने की कोशिश करिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान कितना होता है? ये क्वेश्चन ना 2 इसी टाइप के मिलेंगे आपको और आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण की बात की जाए, किसमें? प्राथमिक स्कूल में, ठीक है दोस्त, तब आंसर आपको देना है 10%। कितना देना है? 10%। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितना होता है? देखिए दोस्त, अगर सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान अगर आपसे पूछा जाए तब आपको आंसर लगाना है 20%। कितना? 20%। और प्राथमिक स्कूल के शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंशदान पूछा जाए तब आंसर आपको लगाना है 10%। कितना आंसर लगाना है? 10%। नेक्स्ट बताइए दोस्त, उत्तर प्रदेश में कौन सा विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा, ऐसा कौन सा विभाग है? का सिर्फ ग्राम विकास विभाग है। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं है। ठीक है, ग्राम विकास विभाग है इसका आंसर। क्या है? ग्राम विकास विभाग, याद रखना। ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कब? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1952 के पश्चात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक घोषणा पत्र मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? नागरिक घोषणा पत्र मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है? बताइए दोस्त।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सहकारिता मंत्रालय द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। तो ये किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान किसके तहत एक स्वायत्त संगठन है? बताइए दोस्त। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इस सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु विकसित किया गया। कितनी सेवाएं? 29 सेवाओं के लिए। तो ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको आंसर देना है 24 अप्रैल 2020 को। कब? आंसर देना है आपको 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है दोस्त। ई ग्राम स्वराज पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। यह ऐप के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्राप्त होती है। क्या होती है? मजबूती प्राप्त होती है। 24 अप्रैल याद रखना और 2020 याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ष 1991 में किस देश के नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था भाई ब्रिटेन के। किसके? ब्रिटेन। वर्ष 1991 में नागरिक घोषणा पत्र को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में ब्रिटेन ने प्रस्तुत किया था। किसने? ब्रिटेन ने। यह एक स्वैच्छिक और एवं लिखित दस्तावेज है जो सेवा प्रदाता द्वारा नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है भाई, तो याद रखना वर्ष 1991 और ब्रिटेन याद रखना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया था? भारत में पहली बार किस वर्ष नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को अपनाया गया था? बताइए दोस्त। 1996 में, 1998 में, 1997 में या 2000 में? तो आपको आंसर देना होगा 1997 में। भारत में नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में। कब? पहली बार मई 1997 में आयोजित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों के सम्मेलन में अपनाया गया था। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ? अब यहाँ पे बात की जाएगी उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको आंसर देना होगा लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय का मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ में स्थित है। ठीक है, जवाहर भवन लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है। एक प्रमुख विभाग है जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया जाता है? बताइए दोस्त, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जो नागरिक चार्टर है उसको कितने विभागों में विभाजित किया जाता है या कितने विषयों में विभाजित किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, कितने विषयों में विभाजित किया जाता है? तो 7 विषयों में। कितने? 7 विषयों में। नागरिक चार्टर को जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा जाता है। ठीक है भाई, 7 विषयों में बांटा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टरों के 7 विषयों में शामिल नहीं है। जो बताइए दोस्त। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ये तो है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये तो पहले ही होगा। और पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये भी है। क्या नहीं है? पंचायतों में रोजगार का सृजन, ये नहीं है। पंचायतों में रोजगार का सृजन, ये नहीं है। तो फ्रेंड्स एक नज़र आप ऊपर देखिए। देखिए ये 7 विषय है ना, एक नज़र में आप 7 विषय देखिएगा। जैसे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ये भी है। पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, ये भी है। ठीक है, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, भाई कुछ जनता का भी तो दायित्व बनता है, वो भी है। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, ये भी है। ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, बिल्कुल ये भी है। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, ये भी है। तो 6 तो विषय ये हो गए।
अब बचा कौन सा, एक विषय बचा है, वो कौन सा है भाई, देखना जरा, वो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, एक विषय ये हो जाएगा और 6 विषय ऊपर है दोस्त, ठीक है। आप एक नज़र फिर देखिएगा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, और विकेंद्रीकरण कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, और ठीक है, और ये सबसे पहला था ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, ठीक है, ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। ये 7 के 7 विषय आप याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12वें वित्त आयोग की संतुति के आधार पर, जो 12वां वित्त आयोग आया था उसके संतुतियों के आधार पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में किस अनुपात में धनराशि का आवंटन किया गया था। अब फ्रेंड ना इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 12वें में किस प्रकार से बांटा गया था, ग्राम पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए, ठीक है भाई, बताइएगा। 70 ये बांटा गया था 70-10-20 में, 70-10-20 में आपको याद रखना है दोस्त, 70-10-20 में, कितने, 70-10-20 में, ठीक है। 12वें वित्त आयोग की संततियों पर धनराशि का आवंटन 70 ग्राम के लिए, 10 क्षेत्र के लिए, वही 20 जिला पंचायत के लिए। अनुपात में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत को विभाजित किया गया था। इस धनराशि को पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर, किसके, प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजना, स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एवं रख रखाव पर व्यय करती हैं, ठीक है। ये पैसा कहाँ जाता है, इन सेवाओं पर। और वहीं 15वें वित्त आयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो इनका विवरण क्या है, 70-15-15, कितने, 70-15-15। तो जो 20 इसमें दिया गया था ना 12वें में जिला को, तो उसमें से 5 निकाल के क्षेत्र को दे दिया गया 15 में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप याद कर लेना। 12वें में था 70-10-20, वहीं 15वें में है 70-15-15, ठीक है, 15 में 15-15। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, बताइए। संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया था, बताइए दोस्त। तो 2001 में, ठीक है दोस्त, याद रखना। केंद्रीय वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान 2000 से 2001 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में इसे 12 जनपदों में प्रारंभ किया गया, जब स्टार्ट किया था 12 जनपदों में, जिसके बाद चरणबद्ध रूप से उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित किया गया, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था, बताइए। अभी बताया आपको, जरा जल्दी बताइए। 10 में, 15 में, 11 में या फिर 12 में, यही आंसर है 12 में, ठीक है। केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। पंचायत सहायक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो पंचायत सहायक होता है उसका अन्य क्या नाम होता है। पंचायत सचिव का भी नहीं होगा, ग्राम सेवक ये भी नहीं होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी ये तो आप बनोगे यार, ये कैसे हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर यही होता है, क्या मस्त नाम है भाई साहब, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। पंचायत सहायक को अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा में योजना लाभार्थी का वितरण संबंधी ऑनलाइन एंट्री कौन करता है, जो ग्राम सभा में योजना लाभार्थियों का विवरण संबंधी ऑनलाइन एंट्री कौन करता है, तो यही करता है जिसका नाम एकदम ज़बरदस्त था। क्या नाम था उसका, ग्राम सेवक, ग्राम प्रधान या बीडीसी या पंचायत सहायक, बताइए भाई। अभी बताया आपको पंचायत सहायक, ठीक है। ग्राम सभा के अंतर्गत सरकारी योजना लाभार्थी से संबंधित विवरण पंचायत सहायक द्वारा ऑनलाइन एंट्री की जाती हैं, और इसकी ट्रेनिंग कितने दिन चलती है, कुछ दिन, अभी कुछ बताइए फ्रेंड, आपको पीछे बताया था 2 महीने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य किया जाएगा, बताइए भाई। कौन करेगा ये कार्य, ग्राम पंचायत सचिव करेगा, ग्राम सेवक करेगा, ग्राम प्रधान करेगा या पंचायत सहायक करेगा, तो ये सारे कलेक्शन और रिकॉर्ड रखने का कार्य पंचायत सहायक के होते हैं भाई, ठीक है, पंचायत सहायक के होते हैं।
ठोस अपशिष्ट प्रबंध एवं पेयजल के उपभोग शुल्क के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड रखने से संबंधित कार्य पंचायत सहायक करता है। ठीक है भाई, पंचायत सहायक करता है। ग्राम पंचायत भवन व परिसर में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? भाई साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होगी, आप ही बताइए जरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंचायत सचिव की होती है, ग्राम सभा के सदस्य की होती है, ग्राम प्रधान की होती है, या सफाई कर्मी की होती है? तो ये होती है सफाई कर्मी की। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट, पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कैसे लगाई जाती है? ये क्वेश्चन ठीक है। उसकी ड्यूटी कैसे लगती है बताइए फ्रेंड्स। एक सफाई कर्मी प्रतिदिन कार्य करेगा। किसी भी सफाई कर्मी की कभी भी, ऐसा नहीं हो सकता भाई रोस्टर के अनुसार, हाँ यही होता है, रोस्टर के अनुसार लगाई जाती है। अब रोस्टर क्या होता है? जैसे जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, एक भाग उसको दिया गया, उसके उसके भाग में ना सफाई करने का काम ज़्यादा है, और दूसरे भाई को दिया गया तो उसके भाग में ना सफाई करने का काम कम है। तो रोस्टर के हिसाब से क्या होता है, इसकी अदला बदली हो जाती है, थोड़ा तुम। ठीक है, तो यही होता है रोस्टर के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या डिटेल है। पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु अगर किसी पंचायत में एक से अधिक सफाई कर्मी हों तो ग्राम सचिवालय परिसर व कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, रोस्टर के अनुसार लगाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएल परिवार से संबंधित दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? अगर आपको बीपीएल परिवार से हो तो दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जाता है बताइए। जिला विकास भवन से, विधानसभा सचिवालय से, पंचायत सचिवालय से, लोकसभा सचिवालय से? ये तो कहीं दूर दूर तक आंसर नहीं होने वाले हैं, तो पंचायत सचिवालय से। कहाँ से? पंचायत सचिवालय से। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। लिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध होता है बताओ। ग्राम पंचायत सचिवालय में आपको क्या क्या मिलता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थित पंजिका, ये सब मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगी? ये सारी की सारे पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होंगी। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर तथा उपस्थित पंजिका, ये सभी दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है? ऐसा दस्तावेज कौन सा जो पंचायत सचिवालय में आपको नहीं मिलेगा? देखिए भाई, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तक, बिल, वाउचर, ये तो मिलने चाहिए और ये मिलेंगे भी। ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्रवाई रजिस्टर, अरे ये तो सबसे पहले मिलेगा। और वहीं ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, ये भी मिलेगा। ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड, अरे ये कहाँ मिलेगा इनके पास? ये तो लेखपाल के पास मिलेगा ना भाई, तो ये लेखपाल के पास मिलेगा। ग्राम पंचायत की भूमि दस्तावेज का रिकॉर्ड पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? बताइए दोस्त, किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? तो ई ग्राम स्वराज पे। किस पे? ई ग्राम स्वराज पर। ई देखो, ई। ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण पंचायत सहायक द्वारा ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। ठीक है दोस्त, पंचायत सहायक तथा सफाई कर्मी की उपस्थिति कैसे दर्ज होती है? जो पंचायत सहायक होता है और वहाँ पे जो सफाई कर्मी होते हैं उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज होती है? ग्राम प्रधान के घर पर? अरे ना बाबा। जिला विकास अधिकारी के कार्यालय पर? ये भी नहीं है। खंड विकास कार्यालय पर? ये भी नहीं। पंचायत सचिवालय में? सबसे बात बढ़िया है ना, पंचायत सचिवालय में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो ये किया जाता है ई ग्राम स्वराज पर। ये तो अभी बताया था ना, ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए, ठीक है ना, ई ग्राम स्वराज पर अपलोड किया जाता है। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, मानदेय आदि के भुगतान के संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए अपडेट किया जाता है। ठीक है, अपडेट किया जाता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के सचिवालय में पंचायत सहायक की भूमिका क्या होती है? पंचायत सहायक जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है? ये क्वेश्चन आप ना थोड़ा गौर से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रणनीति कार्यों को करना, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, प्रतिदिन
कार्यालय संचालन में यही इसका कार्य होता है। नीतियों को बनाने में, अरे ये भी नहीं इसका कार्य होता है। सहयोग वगैरह थोड़ा दे सकता है, ठीक है, कार्यों में सहयोग दे सकता है, बट ये काम इसके नहीं होते हैं। ये इसमें डायरेक्ट कह रहा है ना, कार्य करने में, नीतियों को बनाने में, ऐसा नहीं, ठीक है। दिन प्रतिदिन कार्यालय संचालन में, यह इसका आंसर सही है। दिन प्रतिदिन कार्यालय संचालन में ये पंचायत सहायक का कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा किसे प्रेषित किया जाता है? बताइए, अगर उसका पंचायत सहायक का चयन हो गया तो वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को। इसका आंसर होगा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को इसके चयन का विवरण भेजा जाता है, ठीक है दोस्त। देखिए, पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति, जो ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, ठीक है, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे, ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। आगे बढ़े। सीएससी योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, बिल्कुल। अगर वहाँ के नहीं होगे तो फिर लोगों की कैसे समझोगे प्रॉब्लम, कैसे कार्य करोगे? तो उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल 18 वर्ष से अधिक भी होनी चाहिए। उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर का कौशल व बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, यह भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी, ठीक है। सीएससी योजना में भाग लेने वाले आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता में 10वीं या समकक्ष होना चाहिए। उसे स्थानीय भाषा में साथ साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर का कौशल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्त, याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। बीएलई क्या होता है? जो बीएलई होता है क्या होता है? मैंने आपको बताया था, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बीएलई एक प्रमुख हितधारक है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का सीएससी सेंटर चलाता है। ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता करना, हाँ, सहायता करना इसी का कार्य होता है, ठीक है। जो भी ग्रामीण होते हैं उनकी आवश्यक कार्यों में सहायता करना, ये भी बीएलई का कार्य होता है, ठीक है। तो इसके आंसर ये दोनों हो गए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। सीएससी का फुल फॉर्म बताइए। अभी बताया था कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए कितना खर्च करना होगा? अगर आपको कॉमन सर्विस सेंटर खोलना है तो कितना खर्च करना होगा? 5 लाख रुपए। आपको 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत भवन में सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर खोलने पर सरकार द्वारा क्या सुविधा दी जाती है? तो सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं देती है? देखिए फ्रेंड्स, जन सेवा केंद्र संचालन के लिए अलग से कक्ष, आपको एक अलग से कक्ष मिलेगा, ठीक है। शौचालय और पेयजल की मुफ्त व्यवस्था होगी, ये आप कर सकते हो, ठीक है। सरकार द्वारा बिजली की व्यवस्था होगी, फिर ये भी ठीक है, और ये सभी सही है, ठीक है। तो ये सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएससी की संरचना में शामिल है? सामान्य सेवा केंद्र सीएससी की संरचना में क्या शामिल है? राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी या सभी? ये सभी है, ठीक है दोस्त, सभी हैं। सामान्य सेवा केंद्र सीएससी की संरचना में 3 स्तरीय हैं। कितने स्तरीय हैं? 3 स्तरीय हैं, जिसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी, ग्राम स्तरीय उद्यमी शामिल होता है, ठीक है। ग्राम स्तरीय उद्यमी सीएससी संचालक होगा, ठीक है। ग्राम स्तरीय उद्यमी सीएससी संचालक होगा। एक ग्राम स्तरीय उद्यमी 6 गांव को कवर करता है, ये भी याद रखना। कितने गांव को? 6 गांव को कवर करता है, ये याद रखना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीएससी परियोजना के अंतर्गत पीपीपी का निर्माण किस अनुपात में होता है? बताइए फ्रेंड्स। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें कितनी किसकी हिस्सेदारी होती है? 30% सरकार की होती है और 70% जो व्यक्ति खोलता है उसकी होती है, ठीक है। तो 70% जो व्यक्ति खोलता है उसकी होती है।
सीएससी परियोजना में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लागू किया जा रहा है, जिसके तहत परियोजना की लागत क्रमशः 30-70 के अनुपात में होती है। राज्य सरकार 30 करेगी, भाई निजी व्यक्ति या वित्त के बीच में 70 की साझेदारी होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया था? बताइए फ्रेंड, जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया है? मार्च 2017 को, मार्च 2018 को, जनवरी 2017 को, जनवरी 2018 को। तो ये कर दिया गया था मार्च 2017 को। जन सेवा केंद्र योजना को मार्च 2017 को बंद कर दिया गया था, याद रखना, मार्च 2017 को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह कॉमन सर्विस सेंटर 2.0, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 ने ले ली थी। कॉमन सर्विस सेंटर देश भर के 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश में कार्यरत है, यानी कि ये पूरे भारत में कार्यरत है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर लक्ष्य रखा गया। बताइए दोस्त, 1990 तक, 2000 तक, या 2019 तक, या 2025 तक? तो 2019 तक। कितने तक? 2019 तक। ठीक है दोस्त, याद रखना। कॉमन सर्विस सेंटर योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2019 तक पूरे भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना है। 2019 तक, ठीक है, स्थापित करना है। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तीसरे स्तंभ में, यानी पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम रूरल इंटरनेट मिशन के तहत लागू किया गया था। ठीक है दोस्त। अब सीएससी संचालकों को एक आयुष्मान कार्ड बनवाने पर सरकार द्वारा कितना रुपए मिलता है? अगर सीएससी जो चलाते हैं उनको एक कार्ड बनाने में कितना रुपए मिलता है? बताइए दोस्त। 30 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये और या 100 रुपये? तो उनको मिलते हैं 30 रुपये। कितने मिलते हैं? 30 रुपये, याद रखना, 30 रुपये। उत्तर प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए फ्रेंड्स, ST/ST कल्याण हेतु सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1955, याद रखना दोस्त। कितने? 1955। वर्ष 1948-49 में सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना की थी। सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948-49 में, ये भी याद रखना। ठीक है, हरिजन सहायक विभाग के नाम से हुई थी। उस टाइम पे इसका नाम क्या था? हरिजन सहायक विभाग उसका नाम था। बाद में इसका नाम 1961 में हरिजन सहायक विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग का विलय करके 1991-92 में सामाजिक कल्याण विभाग कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम सामाजिक कल्याण विभाग कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज कल्याण विभाग में पृथक कर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अनुसूचित जनजाति, बताइए दोस्त, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसको भी आप पहचान लो, मतलब 1995। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। समाज कल्याण विभाग से पृथक कर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200, याद रखना, अनुच्छेद 200 के अधीन वर्ष 1995 में की गई थी। इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजना, बुक बैंक योजना, प्राथमिक पाठशालाओं में अनुदान। ये सारी योजनाएं इसी के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1975 में, 1977 में, 1974 में, 1976 में? तो इसमें लगा दो 1976। ठीक है, 1976 में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम की स्थापना 25 जून 1976 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जून 1976 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? अनुसूचित जाति, ठीक है, वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 75 में। कब की गई? 1975 में। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। याद रखना, 1975 में की गई थी। प्रदेश में निवास करने वाले गरीब व बेरोजगार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए दोस्त, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? जून 2004 में, अक्टूबर 2003 में, नवंबर 2002 में, नवंबर 2005 में, क्योंकि 30 तो सभी में कॉमन है। तो इसका आंसर याद रखना 30 नवंबर 2005 को, 30 नवंबर 2005 को। तो आपको याद रखना है परिवार नियोजन बीमा योजना 30 नवंबर 2005 से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? ग्रीन, आप ग्रीन को कार्ड को समझ के कहीं वानिकी यानी कि मत जाना। वानिकीकरण से, ईंधन संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, परिवार नियोजन से। देखो ऑप्शन भी उसने सारे के सारे ग्रीन से ही दे दिए, तो आपको ग्रीन करना है परिवार। ठीक है, तो ग्रीन कार्ड योजना है परिवार नियोजन से। ठीक है, ग्रीन कार्ड योजना का संबंध परिवार नियोजन से है। ठीक है दोस्त, किससे है? परिवार नियोजन से है। इस योजना के तहत परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए 2 संतान वाले दंपतियों को नसबंदी करने पर ग्रीन कार्ड बनाकर देने का प्रावधान है। ठीक है, नसबंदी करके फिर ग्रीन कार्ड बनेगा। ग्रीन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? ग्रीन कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, 85, 86, 88, 87 में, क्योंकि जुलाई सभी में कॉमन है, तो जुलाई 1985। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, योजना का नाम और उसका प्रारंभिक वर्ष। तो इसको आपको देखना है कौन सी सही है। ग्रीन कार्ड योजना अभी बताइए आपको 85, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्त। क्या है ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, बाल विकास योजना, समेकित बाल विकास योजना ये आई थी 1975 में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये सही है, 2001 में आई थी। कब आई थी? 2001 में आई थी, तो इसका आंसर ये हो गया। काम के बदले अनाज योजना ये 77-78 में आई थी, ना कि 75-76 में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्त, तो एक बार आप देखिए, ग्रीन कार्ड योजना जुलाई 1985 में आई थी, समेकित बाल विकास योजना 1975 में आई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी, काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में आई थी। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। बताइए, क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय ई शासन योजना यानी कि NEGP, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कितने लेयर शामिल हैं? कितने लेयर शामिल हैं? 3 लेयर शामिल हैं। कितने लेयर शामिल हैं? 3 लेयर शामिल है। ये आपको लेयर हम अभी आगे याद कराएंगे। ठीक है दोस्त, NEGP में 3 लेयर शामिल हैं। NEGP का लक्ष्य उस तरीके में बदलाव और पूरी तरह से सुधार लाना है जो सरकार की सेवा नागरिकों को प्रदान करता है और उन्हें सुविधाजनक, लागत प्रभावी, पारदर्शी सेवाओं की मांग पूरा करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है दोस्त, अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है, NEGP के तहत बांटी गई संरचना क्या है? CSC है, सामान्य सेवा केंद्र है, या राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क है, ठीक है स्वान, या राज्य आंकड़ा केंद्र है, SDC है। बताइए फ्रेंड्स, तो ये सभी हैं, यही सभी हैं। ठीक है, यही संरचना, ये तीनों में संरचना, ये बांटी की संरचना तीनों में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, सामान्य सेवा केंद्र, राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क, राज्य आंकड़ा केंद्र, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? राष्ट्रीय ई शासन योजना में कौन सा लेयर शामिल नहीं है? जो 3 लेयर की बात की गई थी ना, अब वो लेयर हम आपको याद कराएंगे। देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन लेयर, टेक्नोलॉजी लेयर, या यूजर लेयर, या डिमांडिंग लेयर। तो इसमें डिमांडिंग लेयर को हटा दो। अब बात करो ऑर्गेनाइजेशन लेयर की, टेक्नोलॉजी लेयर की और यूजर की। देखो यूजर, टेक्नोलॉजी ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तीनों याद रखना है, यूजर, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय ई शासन योजना की डिमांडिंग लेयर शामिल नहीं है। ठीक है, डिमांडिंग लेयर शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन सी लेयर शामिल है? ऑर्गेनाइजेशन लेयर आपको बताइए, टेक्नोलॉजी लेयर आपको बताइए, और यूजर लेयर आपको बताइए। याद रखना दोस्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग, उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक हिस्सा है? उमंग जो है वो किस पहल का एक हिस्सा है? स्वच्छ भारत मिशन का, यानी स्वच्छ भारत अभियान का, अटल उन्नति मिशन का, मिड डे मील का, या डिजिटल इंडिया का? बताइए दोस्त, तो ये है डिजिटल इंडिया। किसका है? डिजिटल इंडिया का। उमंग एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया का ही हिस्सा है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसको भी याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट डिवीजन, ई गवर्नेंस से संबंधित सभी प्रमुख सेवाओं का एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उमंग नामक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। स्मार्ट शासन में ए का क्या अभिप्राय है? स्मार्ट गवर्नेंस में ए का क्या अभिप्राय है बताइए। जवाबदेही, उन्नत सलाह, कार्य योजना, बताइए। अकाउंटेबल होता है, क्या होता है? जवाबदेही। क्या होता है? जवाबदेही। अब इसको देखना जरा एक नज़र में। स्मार्ट शासन, ठीक है, स्मार्ट शासन में ए का अभिप्राय अकाउंटेबल है, यानी कि जवाबदेही है। वहीं इसकी फुल फॉर्म भी जानो। एस से होता है सिंपल, ठीक है, और एम से होता है मॉरल, और एस और आपसे बताई दे ए से होता है अकाउंटेबल, वहीं आर से होता है रिस्पॉन्सिव, और टी से होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, ठीक है दोस्त, याद रखना इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य बताइए। जो डिजिटल भूमि है उसकी परियोजना के बारे में सही तथ्य बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है, ठीक है, ये डिजिटलीकरण की परियोजना है। किसकी? भूमि अभिलेखों के। यह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है, ई सेवाओं का विस्तार है, ये भी ठीक है। यह शासन सेवा विवरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है, शासन सेवा विवरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है, यानी कि ये सभी सही है, सभी सही है, ठीक है दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में तो ये पूरी डिटेल ही लिखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। डिजिटल भूमि परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है। ये प्रदेश के ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है। यह शासन सेवा विवरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। नेक्स्ट, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में सत्य बताइए। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में सत्य बताइए। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है, ठीक है, स्टेट मिशन मोड परियोजना, ये ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन विवरण प्रणाली, पेंशन विनिमय आदि सेवाएं शामिल है, यानी कि ये सभी सही है, यानी कि ये सभी सही हैं। एक बार फिर देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करना है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन विवरण प्रणाली, पेंशन विनिमय आदि सेवाएं शामिल हैं, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया है? वो कंपनी का नाम बताइए जिसने ई चौपाल नामक नेटवर्क शुरू किया है। आईटीसी, डाबर, रिलायंस, अडानी। तो आप रखना आईटीसी, क्या रखना? आईटीसी, ठीक है। जून 2000 में, किसको? जून 2000 में आईटीसी ने ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया था। ई चौपाल आईटीसी लिमिटेड द्वारा भारत आधारित व्यवसायिक पहल है जो ग्रामीण किसानों को इंटरनेट उपलब्ध कराती है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य बताइए। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य बताइए। भारत में ई गवर्नेंस के मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। ये बात सही है क्या? ये बात सही है, 1987 में दिया गया था। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NICNET, ठीक है ना, NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया, ये भी ठीक है। सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया, ये भी ठीक है, यानी कि ये सभी सही हैं, ठीक है दोस्त। तो एक बार फिर देखिए जरा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में सत्य बताइए। भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था। सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया था। ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड समर्थ अभियान की अवधि क्या है?
1 जनवरी 2023 से लेके 1 फरवरी 2023, ठीक है, फरवरी से अगस्त। तो आपको इसमें डायरेक्ट याद रखो 1 फरवरी 2023 से लेके 15 अगस्त 2023, यानी फरवरी से 15 अगस्त तक। कितनी? फरवरी से 15 अगस्त तक। ठीक है भाई, याद रखना। 1 फरवरी 2023 से लेके 15 अगस्त 2023 तक। समर्थ अभियान की अवधि 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। तो 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ, वहीं 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। अभियान भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी का अमृत महोत्सव के विजन के अनुरूप है। ठीक है, विजन के अनुरूप है। बताइए फ्रेंड्स, NIC का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIC का मुख्यालय कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। ठीक है, तो समर्थ अभियान याद रखना भाई, 1 फरवरी 2023 से लेके 15 अगस्त 2023, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर कब अनुमोदित किया गया था? CSC कब आया था? मई 2006 में। बताया था आपको, मई 2006 में। इसका 2 पॉइंट वर्जन कब आया था? ठीक है, मई 2006 में। बस इतना ही याद रखना। ठीक है, और इसका 2.0 कब आया था? देखिए फ्रेंड्स, 2.0 कब आया था? तो ये आया था 2015 में। कब आया? 2015 में। CSC 2.0 वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। इसमें देश के सभी ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार किया गया था। देश के 2.5 लाख, कितने? 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक कम से कम एक CSC की परिकल्पना की गई थी। तो आपको याद रखना, CSC अगर पूछा जाए तो मई 2006 लगाना, अगर CSC 2.0 पूछा जाए तो 2015 लगाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। अप्रैल 2002 से। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत अप्रैल 2002 में किया गया था। इसका आरंभ कृषि एवं सहकारिता विभाग और कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। याद रखना, किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अपने फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसान कॉल सेंटर के माध्यम से किसान अपनी फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। 2001 में, 2000 में, 2002 में, 1999 में। तो ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना का प्रारंभ किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। ठीक है, 2000 में। बस इतना ही याद रखना, ग्रामीण सॉफ्ट परियोजना का प्रारंभ किया गया 2000 में। ठीक है, आगे, क्योंकि ये योजनाएं अगर आएंगी ना तो वो सब नई योजनाएं आएंगी। ठीक है, ई चौपाल कब शुरू किया गया था? ई चौपाल कब शुरू किया गया था? आपको बताया था, जून 2000 में। कब किया गया था? जून 2000 में। ई चौपाल की शुरुआत जून 2000 में किया गया था। ई चौपाल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सूचित करना और उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है, अब देखते हैं ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ई पंचायत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। 2018 में ई पंचायत मिशन की शुरुआत 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत ग्राम पंचायत के कामकाज में दक्षता में सुधार के लिए ई पंचायत मिशन की शुरुआत हुई थी। एक ई पंचायत मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना, ये उद्देश्य है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना, ये भी है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 2.45 लाख पंचायतों के अतिरिक्त प्रभाव को संचालित करना है। ठीक है, प्रभाव को संचालित करना, ये भी है। तो इसके सभी उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके सभी उद्देश्य हैं, याद रखना। ये पंचायत का उद्देश्य ग्रामीण भारत को ऑनलाइन अद्यतन जानकारी से लैस करना और ग्राम पंचायतों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य ये भी है कि पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख, कितनी? 2.5 लाख पंचायतों के अतिरिक्त
प्रवाह को संचालित करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? कितने राज्यों ने ई पंचायत की पहल की है? बताइए फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं। 7 राज्य। कितने? 7 राज्य। हम आपको भी बताएंगे 7 राज्य कौन से हैं। ठीक है, किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है? जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कितना? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कौन कौन से हैं राज्य। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है? किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है? गुजरात में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। तो झारखंड में लागू नहीं है। ठीक है दोस्त, झारखंड में लागू नहीं है। किस किस राज्य में है लागू? देखना, गुजरात में लागू है, पश्चिम बंगाल में लागू है, कर्नाटक में लागू है, केरल में लागू है, आंध्र प्रदेश में लागू है, मध्य प्रदेश में लागू है, गोवा में लागू है। ये सारे याद रखना। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आ सकता है या इसमें से पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ई पंचायत मिशन मोड परियोजना से संबंधित है? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना से संबंधित है? बताइए क्या संबंधित है? नहीं, ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने में इसका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने में, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार में, ठीक है, या ग्रामीण को सशक्त तथा रूपांतरित करना, यही इसका कार्य है। मेन कार्य क्या है? ग्रामीणों को सशक्त करना और उनको रूपांतरित करना। ये ई पंचायत मिशन मोड परियोजना से संबंधित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सक्रिय आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में कार्यकर्ता की संख्या है? बताइए फ्रेंड्स, ये संख्या ना बढ़ती घटती रहेगी अभी, और भी बढ़ सकती है। तो इसका आंसर आप देख के जाना, थोड़ा अपडेट होके जाना। ठीक है, जब एग्ज़ाम देना तो इसको देख लेना एक बार। 14, 31, 25 ऐसे याद करना, 14, 31, 20 या 14, 30, 20। तो आपको याद रखना 14, 31, 25। ठीक है, 14, 31, 25 संख्याएं को ना इसी तरह से याद करो तो जल्दी याद हो जाएंगी। लाखों करोड़ों में याद करोगे तो कभी याद नहीं होंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या 14, 31, 25, ठीक है, 000 है। राष्ट्रीय, अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? कितने मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना 7 ही मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 7। ठीक, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पहल के अंतर्गत 7 प्रमुख मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते हैं आगे। देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया था? देश में जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया था? तो आपको याद रखना है 1969 से। 1969 से। ठीक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु एवं मृत्यु जन्म का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य हो गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया। याद रखना 1969, ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, ये तो अब मतलब आप बीपीओ देने जा रहे हो तो आपको ये पता ही होगा भाई। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऐसा नहीं, अगर नहीं आपको पता है तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए भाई। राज्य, देखो जब बात हो महारजिस्ट्रार की तो आंसर देना तो आंसर देना केंद्र सरकार। ठीक है, जब बात हो महारजिस्ट्रार की तो आंसर देना केंद्र सरकार। ठीक, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत की जाती है। बढ़ते हैं आगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? देखो केंद्र सरकार द्वारा तो महारजिस्ट्रार होता है, केंद्र सरकार द्वारा तो महारजिस्ट्रार होता है। ठीक है दोस्त, और वहीं अगर राज्य सरकार की बात की जाए, तो मुख्य रजिस्ट्रार होता है। कौन होता है? मुख्य रजिस्ट्रार होता है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार होता है। इसका प्रमुख कार्य राज्य में नियमों को लागू कराने वाले मुख्य कार्यकारी पदाधिकारियों के माध्यम से जन्म मृत्यु आंकड़ा के संकलन और सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है,
तो देखो फ्रेंड्स, अगर केंद्र सरकार का पूछा जाए तो महारजिस्ट्रार आंसर देना, राज्य सरकार का पूछा जाए तो मुख्य रजिस्ट्रार आंसर देना, ठीक है। और अभी देखते हैं आगे और भी हैं इसी तरह के क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्यरत होता है। जब बात हो जिला की तो आपको आंसर देना मुख्य चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पे है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्य करता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सत्य कथन बताइए। बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम से भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बिना नाम से भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे कॉलम छोड़ दिया जाएगा। यदि बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के उपरांत तथा 15 वर्ष के भीतर करवाया जाएगा तो विलम्ब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत किया जाएगा। उस पर कुछ ना कुछ शुल्क लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हैं, ये ऑप्शन दोनों सही हैं, ठीक है दोस्त, याद रखना। बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम से भी किया जा सकता है। यदि बच्चे का नाम रखने के लिए 1 वर्ष पश्चात तथा 15 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण करवाना है तो विलम्ब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के नियम नंबर 10 में दिए गए उपबंधों के अधीन होगा। किसके, अगर विलम्ब होती है तो नियम नंबर 10 के अधीन होगा। अब बढ़ते हैं आगे, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं की गई तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है। तो बताइए उसके किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है। तो उप जिला अधिकारी एसडीएम के द्वारा। किसके, एसडीएम, उप जिला अधिकारी। देखिए फ्रेंड्स, कोई जन्म या मृत्यु संबंधी घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं होने पर उसे उस क्षेत्र के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के लिखित आदेश पर 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये विलम्ब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपये, ठीक है। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म पंजीकरण के समय बच्चे का भार लिखा जाता है। देखिए भाई कितना लिखा जाता है ज़रा बताइए। किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान पर, किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान पर, किलोग्राम में 2 दशमलव स्थान पर, किलोग्राम में 3 दशमलव स्थान पर, किलोग्राम में दशमलव नहीं रहेगा। बताइए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन याद रखना, किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान पर, कितना, किलोग्राम में 1 दशमलव स्थान तक, ठीक। नेक्स्ट, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार की प्रविष्टि में लिपिकीय अथवा औपचारिक गलतियां संबंधी जांच की जाएंगी। अगर कोई गलती होगी तो उसकी जांच कौन करेगा। बताइए फ्रेंड्स, एसडीएम, रजिस्ट्रार द्वारा, लेखपाल द्वारा, नायब तहसीलदार द्वारा। ये किसी का कार्य नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रार द्वारा। किसके द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा तो उसे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। ज़्यादा नहीं, 50 रुपये का। कितना, 50 रुपये का जुर्माना लगेगा उस पर। कम तगड़ा जुर्माना लगना चाहिए था। कितना, 50 रुपये का। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी यदि धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना या दंड लगाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य है। जितनी भी जन्म मृत्यु घटनाएं हैं उनके सभी का विवरण रखना अनिवार्य है। किस धारा में बताइए, 7 में, 9 में, 8 में, 18 में। तो ये है 7 में। किस में, 7 में, मतलब साथ साथ रखनी पड़ेंगी। तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 के अनुसार, धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रार अपने क्षेत्र में घटित होने वाली प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा तथा उनके रजिस्ट्रार को सुनिश्चित भी करेगा, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत जन्म
मृत्यु पंजीकरण करता है, जो रजिस्ट्रार होता है वो जन्म मृत्यु पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत करता है? बताइए फ्रेंड्स। धारा 12 के तहत। किसमें? धारा 12 के तहत करता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जन्म और मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा जारी की जाएगी फ्रेंड्स 5 रुपये शुल्क लेकर, 51 रुपये शुल्क लेकर, 50 रुपये शुल्क लेकर। 51 का क्या मतलब है? निःशुल्क द्वारा। किसके द्वारा? पहली प्रति जो होगी वो निःशुल्क होगी। ठीक है दोस्त। देखिए फ्रेंड्स ना, सारे क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, इनको थोड़ा ध्यान देना। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध है। जो प्रपत्र संख्या है उसका किसके साथ संबंध है? जन्म के साथ संबंध है। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म सूचना पत्र है या मृत्यु सूचना पत्र है। ये सारे डाउट आपके दूर कर दूंगा, आगे सारे क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा इनको, ठीक, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड बताइए? मृत्यु प्रमाण पत्र। क्या होगा? मृत्यु प्रमाण पत्र। 6 में है मृत्यु। ठीक है, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है? जो अनुपलब्धता प्रमाण पत्र है वो किस संख्या पर जारी किया? प्रपत्र संख्या 19 पर, प्रपत्र संख्या 10 पर, प्रपत्र संख्या 9 पर, प्रपत्र संख्या 5 पर। बताइए दोस्त। तो ये किया जाता है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या 10 पर। प्रपत्र संख्या 10 याद रखना। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के मृत्यु जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश दिया जाता है। जब बात हो मासिक की तो याद रखना है प्रपत्र संख्या 13 में। प्रपत्र संख्या 13 में। देखिए फ्रेंड्स, ये ना आपको याद करनी है, ये आपको याद करनी है। जैसे प्रपत्र संख्या 1 की बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें है जन्म सूचना प्रपत्र। ठीक है, वहीं प्रपत्र संख्या अगर 2 की बात की जाए तो वहाँ पे है मृत्यु। 3 की बात की जाए तो दोनों को लपेट लो, यानी कि जन्म मृत्यु सूचना प्रपत्र। देखिए फ्रेंड्स, पहले में है जन्म, दूसरे में है मृत्यु, तीसरे में है दोनों। ठीक है, पहले में है जन्म, दूसरे में मृत्यु, तीसरे में है जन्म मृत्यु दोनों। ठीक है, अब चौथे में आ जाओ। प्रपत्र संख्या 4 या 4 के कामे क्या है? 4 के कामे क्या है? तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है दोस्त? अगर 4 में बूझा जाए, 4 में क्या है तो आप याद रखना भाई, मृत्यु की चिकित्सीय प्रमाण पत्र। क्या? चिकित्सीय प्रमाण पत्र। बात की जाए 4 में क्या है, 4 के कामे क्या है? तो मृत्यु की चिकित्सीय प्रमाण पत्र। ठीक है, अब वहीं देखो 5 में अगर बूझी जाए तो जन्म प्रमाण पत्र। देखो पहले में क्या है? जन्म सूचना है और यहाँ पे क्या है? जन्म प्रमाण है, यानी कि यहाँ पे प्रमाण लगा, वहाँ पे सूचना लगे। जब सूचना लगे तो 1 में जाना। ठीक है, और वहीं देखिए मृत्यु प्रमाण पत्र तो 6 में है। मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की जाए तो वो 6 में है। किसमें? 6 में है। ठीक है भाई, मृत्यु की बात की जाए तो वो 6 में है। अब मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, देखो कैसे कैसे याद करनी है। जब जन्म सूचना की बात हो तो 1 में जाना, जन्म मृत्यु की बात हो तो 2 में जाना, जन्म मृत्यु सूचना दोनों की बात हो तो 3 की बात करना। ठीक है, वहीं पे मृत्यु की चिकित्सीय बात हो, क्योंकि चिकित्सा जो रिपोर्ट लेते हैं वहाँ पे अगर मृत्यु की चिकित्सीय अगर बात हो, मृत्यु की चिकित्सीय बात हो तो 4 या 4 के कामे जाना। ठीक है, अब अगर जन्म प्रमाण पत्र की बात हो, वहाँ पे सूचना तो यहाँ पे प्रमाण पत्र है, तो प्रपत्र संख्या 5 में जाना। किस में जाना? प्रपत्र संख्या 5 में जाना। ठीक है भाई, और जब बात हो मृत्यु प्रमाण पत्र की तो प्रपत्र संख्या 6 में जाना। यही क्वेश्चन था, प्रपत्र संख्या 6 में जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, देखना एक नज़र में। देखो प्रपत्र संख्या 7 की बात करें, यहाँ पे क्या? जन्म रजिस्टर। देखिए फ्रेंड्स, पहले बात की थी जन्म सूचना की, फिर बात की हमने जन्म प्रमाण पत्र की, अब बात कर रहे हैं जन्म रजिस्टर की। अब बात करते हैं जन्म रजिस्टर की। तो अगर 7 में बूझा जाए तो जन्म रजिस्टर है, 8 में बूझा जाए जन्म मृत्यु है, अगर 8 में बूझा जाए तो मृत्यु रजिस्टर है, 7 में बूझा जाए जन्म रजिस्टर है, 8 में बूझा जाए मृत्यु रजिस्टर है, और 9 में बूझा जाए तो ये दोनों है, मृत्यु और जन्म रजिस्टर दोनों है 9 में। ठीक है, ये याद रखना। ये एग्जामिनर ना ये सभी ऑप्शन बना देगा और बूझ लेगा ये 2-4 क्वेश्चन इकट्ठे ही। अब वहीं 10 में बात की जाए तो 10 में हमने आपको बताया था अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। क्या है? अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। याद रखना, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। 11 में क्या है? जन्म की मासिक रिपोर्ट। जन्म की मासिक रिपोर्ट 11 में। वहीं 12 में क्या है? मृत्यु की मासिक रिपोर्ट। वहीं 12 में क्या है? मृत्यु की मासिक रिपोर्ट। और 13 में क्या है? जन्म मृत्यु, ठीक है, दोनों की मासिक रिपोर्ट।
देखो कैसे याद करना है, 1 2 3 याद रखना, ठीक है, फिर वहीं पे 5 6 याद रखना, फिर 7 8 9 याद रखना, और फिर 11 12 13 याद रखना। इनको इस तरह से ना इकट्ठा करके याद रखना, आपको याद हो जाएंगी। ठीक। प्रपत्र संख्या, अब देखिए नोट देखिए कुछ। प्रपत्र संख्या एक बाद प्रपत्र संख्या 1 2 3 के विविध भाग रजिस्ट्रीकरण के पश्चात, मतलब अगर जैसे कि प्रपत्र संख्या 1 2 3 में क्या था, एक में था जन्म, दूसरे में क्या था मृत्यु, तीसरे में क्या था जन्म मृत्यु दोनों। ठीक है, तो कह रहा है जन्म और मृत्यु और जन्म मृत्यु तीनों तीनों की बात कर रहा है ना, 1 2 3 के विधिक भाग रजिस्ट्री तीनों की बात कर रहा है ना। विधिक भाग रजिस्ट्रीकरण के पश्चात अगर इनका रजिस्ट्रीकरण हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, प्रपत्र संख्या 7 8 9 बन जाते हैं। वही तो बात है ना, जब उनका भाई वहाँ पे सूचना थी, वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे सूचना थी, और जब इनका इनका विधिक भाग बन गया, ठीक है ना, तो अब ये किस में आ गए, तो ये रजिस्टर में आ गए। तो किस में आ गई, रजिस्टर में आ गए। तब ये रजिस्टर में आ गए तो क्या बन गया ये, जब ये रजिस्टर में आए तब ये 7 8 9 बन गए, यानी जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर और जन्म मृत्यु रजिस्टर। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 अगर विधिक होते हैं तो ये 7 8 9 कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट खत्म। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं वो सभी कंप्लीट कराए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और देखते जाइए, आपको 6 के 6 चैप्टर से सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। अगर टफ था, चाहे स्टेटमेंट वाला था, कितना भी बड़ा था, मैंने सारे क्वेश्चन को उठाया है। और क्योंकि भाई इस बार के मैंने सारे क्वेश्चनों को लिया है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। क्यों, एग्जामिनर कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो हमारे समझ से परे हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को लिया है, मतलब मैंने टफ क्वेश्चनों को जानबूझ के तो छोड़ना ही नहीं है। टफ क्वेश्चन को तो मैंने जानबूझ के लिया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगे, जो मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगे, वो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र इन्हीं पे होती है। ठीक है, और हम यही पढ़ते नहीं हैं तो फ्रेंड्स, हम ठीक है, हम यही पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन सारे उठाए हैं। आप मैथ्स दोगे, बीपीओ मैथ्स दोगे तो आप पे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे। ठीक है।